देखिए 18 से 19 सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम पे इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। मतलब कि हाथ की बजाय इंडस्ट्रीज लगा के मशीनों से मास प्रोडक्शन हो रहा था। और जब ये हो रहा था तो इस टाइम पे लोग गांव से निकलकर एज लेबर सिटीज में काम करने पहुंच रहे थे। और जब ये लेबर्स इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने लगे तो एज सच कोई पॉलिसी या फ्रेमवर्क तो था नहीं। तो इन फैक्ट्रीज के जो ओनर्स थे, इन्होंने गरीब वर्किंग क्लास का खूब एक्सप्लॉयटेशन किया। कम पैसे में 14-14, 15-15 घंटे काम करवाए। इन फैक्ट्रीज के ओनर्स इतने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे कि जो लॉस थे वो भी इनको फेवर करते थे। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सेम टाइम पे यानी कि ईयर 1848 में जर्मनी का एक फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट था जिसके बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जब सोसाइटी के अंदर ये डिफरेंस देखा तो उसने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसको उसने 21 फरवरी 1848 को ऑफिशियली पब्लिश किया। इसमें उन्होंने लिखा कि ये सब जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है ये फेयर नहीं है। सोसाइटी अब दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास फैक्ट्री, पैसा, पावर, रिसोर्सेज सब पे कब्जा हो चुका है। इनको कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट या रूलिंग क्लास कहा। और फिर कहा कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दिन रात अमीरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब हैं और इनके पास रिसोर्सेज और पावर का कोई कंट्रोल नहीं है। इनको कार्ल मार्क्स ने बोला वर्किंग क्लास, लेबर। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर कार्ल मार्क्स ने इसका सॉल्यूशन भी दिया। उसने कहा कि देखो, जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब जो है वो और गरीब होता जाएगा। गरीब गरीबी के अंदर से तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। और फिर कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर इस सिस्टम को बदलना है तो क्लासलेस सोसाइटी बनानी होगी जिसमें किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारे रिसोर्सेज और प्रॉफिट पे सबका बराबर का हक होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और बोली जो अभी आगे चल के नक्सलिज्म का बेस बनेगी। उन्होंने कहा कि ये जो अमीर है इन सारी पावर और रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठा है, ये अपनी पावर और रिसोर्सेज जो है इनको पीसफुल तरीके से कभी नहीं देगा। इसलिए गरीबों और वर्किंग क्लास जो है इनको वायलेंस भी करना पड़ सकता है। अब 21 फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स ने ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, इसको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया और इस पूरी आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म बोला गया। और यहीं से लाल रंग, जो खून का रंग होता है, उसे कम्युनिज्म के सिंबल से जोड़ा गया। आपने कई जगह पे लोगों को लाल सलाम बोलते हुए सुना होगा, कहीं कहीं पे आपने रेड कॉरिडोर सुना होगा। अब जब कार्ल मार्क्स ने इस पूरे एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया तो पहले क्या था कि लोग एक्सप्लॉयटेशन तो झेल रहे थे, लेकिन उनके पास उस चीज को समझाने का या एक्सप्रेस करने का कोई क्लियर तरीका नहीं था। कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी यानी कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी, ये जब लोगों तक पहुंची तो उससे हुआ ये कि लोगों को एक फ्रेमवर्क मिला जिसमें उनको समझ में आया कि गरीब होना उनकी गलती नहीं है, बल्कि ये जो पूरा सिस्टम है ये खराब है, इसकी वजह से ये लोग गरीब हैं। देखिए जितनी भी चीज मैं अभी बता रहा हूं, आप थोड़ा सा वेट करिएगा, अब ये सारी चीजें नक्सलिज्म से रिलेट करेंगी। तो अब इसके बाद होता क्या है कि 21 फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोला गया। और सेम टाइम पे यूरोप के अंदर लोग इक्वालिटी को लेकर प्रोटेस्ट वगैरह तो कर ही रहे थे, लेकिन 3 दिन बाद 24 फरवरी 1848 को फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए। इसके नेक्स्ट मंथ मार्च 1848 में और प्रोटेस्ट हुए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, इन जगहों पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक भी चीजें कंट्रोल में थी। लेकिन इसके लगभग 70 साल बाद यानी कि ईयर 1917 में, आज का जो रशिया है, उस समय वहां पे रशियन एम्पायर होता था, तो वहां पे एक फेमस लीडर था जिसका नाम आपने सुना होगा, व्लादिमीर लेनिन। इसने कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म वाली जो आइडियोलॉजी थी उसको बेस बनाया और वहां पे जो वर्कर्स और छोटे किसान थे उनको अपने साथ जोड़ा और वहां का जो राजा था उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। और ये रिवॉल्यूशन इतना बड़ा हो गया कि राजा को इनके आगे झुकना पड़ा और पहली बार दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करके व्लादिमीर लेनिन ने रशियन एम्पायर में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना दी। और फिर आगे चल के ईयर 1922 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन बना। अब जब यूएसएसआर में इतना बड़ा इवेंट हुआ, सब ने मिलकर राजा को हटा दिया, तो वहीं इंडिया में बैठे जो ब्रिटिशर्स थे, इस पूरे ये जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था इसको लेके कॉन्शियस हो गए। उनको लगने लगा जैसे यूएसएसआर में गरीब और किसानों ने इकट्ठा होकर राजा को पावर से हटा दिया, कहीं इंडिया में भी ये सारी चीजें ना शुरू हो जाएं, क्योंकि इंडिया के अंदर गरीब और किसानों का जो नंबर था वो और ज्यादा था। तो अब यहाँ से ब्रिटिशर्स कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो छोटी छोटी कम्युनिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं इनको कैसे भी करके रोका जाए। ब्रिटिशर्स काफी स्टेप लेते हैं इस चीज को लेकर, लेकिन उसके बाद भी अगले जो 2 साल थे उसमें कार्ल मार्क्स की ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उसके फॉलोअर्स इंडिया में धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। और फिर इसके बाद डेट आती है 17 अक्टूबर 1920 और इस दिन क्या होता है कि इंडिया के अंदर एक
थिंकर था एमन रॉय। ये कार्ल मार्क्स की लिटरेचर वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ता था। यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे भी कांटेक्ट में आया था। ये क्या करता है, अपने साथ कुछ लोगों को लेके इंडिया से सीक्रेटली यूएसएसआर चला जाता है और यूएसएसआर के ताशकंद के अंदर ही ये लोग मीटिंग वगैरह करते हैं और वहीं पे प्लान वगैरह बनाते हैं और वहीं से यानी कि यूएसएसआर में बैठे बैठे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई लॉन्च कर देते हैं। और इस पार्टी को लॉन्च करने के बाद यूएसएसआर में ये जो एमन रॉय था इसने अपने साथ जो शौकत उस्मानी, अबानी मुखर्जी इनको जो लेके आया था, इनको ट्रेनिंग वगैरह कराई और उसके बाद वापस इंडिया भेज दिया। और इंडिया में वापस पहुंच के लोग क्या करते हैं कि इन्होंने अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट सेल्स बनाए, पैम्पलेट बांटे, कम्युनिस्ट लिटरेचर जो था वो इंडियन लोगों को दिया और उनको समझाया कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कैसे कम्युनिज्म ही उनको बचा सकता है। और ईयर 1924 आते आते इन्होंने अपने साथ इंडिया के जो ट्रेड यूनियन थे, वर्कर्स, किसान, इन सबको जोड़ के बॉम्बे, कानपुर, बंगाल और मद्रास में कम्युनिज्म का एक ठीक ठाक बेस बना लिया। और फिर इसके जस्ट अगले साल 26 दिसंबर 1925 को ये लोग यूपी में इकट्ठा होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसे कानपुर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। यहाँ पे S.A. धांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता ये सब मिलके सीपीआई को इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर देते हैं। इससे पहले जो लॉन्च किया था वो इंडिया के बाहर किया था। अब ये जो सीपीआई का अंडरग्राउंड सपोर्ट बढ़ रहा था और ये लोग कॉन्फ्रेंस वगैरह बहुत तेजी से कर रहे थे, इससे ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इनका साफ कहना था कि जो सारी चीजें इंडिया में कम्युनिज्म के नाम पे हो रही हैं ये यूएसएसआर करा रहा है ब्रिटिशर्स को इंडिया के अंदर से बाहर करने के लिए। तो कुछ दिन तक तो ब्रिटिशर्स देखते हैं सारी चीजें और जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो ब्रिटिशर्स बैक टू बैक सीपीआई के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 121A आईपीसी के तहत मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस चलाया इन्होंने और ऐसे ही एक दो और स्टेप्स लिए और उसके बाद भी जब ये लोग नहीं माने तो ईयर 1934 में ब्रिटिशर्स ने सीपीआई पार्टी और इनके मेंबर्स के ऊपर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और यूएसएसआर के साथ मिलकर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी चलाने के चलते सीपीआई को ऑफिशियली बैन कर दिया इंडिया में और सीपीआई की मेंबरशिप तक लेना इलीगल कर दिया। अब जब ये बैन पड़ता है सीपीआई के ऊपर तो सीपीआई के जो मेंबर थे, जो बचे हुए थे, इन्होंने सीक्रेटली अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया और ये लोग ट्राई करते थे कि जब भी कहीं कोई फार्मर्स या लेबर्स का कहीं एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट वगैरह हो तो उस प्रोटेस्ट में जाके ही सीपीआई के लोग जुड़ जाते थे और वहां से जाके अपना ये काम करते थे।